हाँ, तो नमस्कार, वेलकम सभी का। तो देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं हिंदी का हमारा एक टॉपिक है रचना प्रक्रिया, जिसमें कविता, कहानी और नाटक ये 3 चीज़ें हैं। इन तीनों से रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं और एक एक को हम बिल्कुल सिंपल तरीके से समझने वाले हैं कि कविता क्या होती है, कविता की परिभाषा, इसके मुख्य अंग क्या क्या हैं, फिर कहानी के मुख्य अंग क्या है, कहानी कैसे आगे बढ़ती है, उसके बाद फिर हम नाटक देखने वाले हैं, कविता और कहानी से नाटक कैसे भिन्न है, ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखो कि आपको समझना है, क्योंकि ये नया टॉपिक है और पहली बार आपके सिलेबस में इसे जोड़ा गया है, तो कुछ नई चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कविता की। बिल्कुल छोटी सी क्लास रहेगी लेकिन शानदार कंप्लीट। आपको अगर इस क्लास को देख लिया तो आपको बाकी चीज़ों का ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर हम कविता की बात करें तो कविता में सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या है, तो कविता में इसके अंगों के बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि कविता के अंग कौन कौन से हैं। तो कविता में एक तो शब्द होता है और शब्द सबसे मुख्य होता है। अगर प्रश्न बनता है कि कविता में शब्द की क्या महत्ता है या फिर कविता का सबसे मुख्य अंग कौन सा होता है, तो वो होता है उसका शब्द। क्योंकि अगर शब्द ही नहीं है तो फिर कविता की रचना ही नहीं हो पाती है। तो कविता के लिए सबसे जरूरी चीज है वो है शब्द। ठीक है, समझना है आपको। सब कविता शब्दों के माध्यम से उड़ान भरती है, इसलिए सबसे जरूरी चीज होती है वो शब्द होता है। फिर उसके बाद कविता में बिंब होता है। बिंब क्या है कि जब कविता शब्दों के माध्यम से हमारे मन में एक चित्र उपस्थित करती है, यानी जिसे हम शब्द चित्र कह सकते हैं, तो वो हमारा बिंब कहलाता है। और उसके बाद फिर छंद होता है। इस छंद से कविता में एक गयता आती है, एक लयता आती है, नाद ध्वनि का जो है वो इसमें संगम होता है। तो ये सारी चीजें इसमें जरूरी है। अब देखो एक बार फिर से कि अगर आपका प्रश्न इस तरीके से बनता है भाई कि परिभाषा बताइए कविता किसे कहते हैं, तो आपको एक इंग्लिश के एक कवि हुए हैं वर्ड्सवर्थ। मैंने आपको पिछली वाली जो क्लास थी उसमें भी बताया था, इंग्लिश के एक महान कवि हुए हैं वर्ड्सवर्थ। उन्होंने एक परिभाषा दी थी, वो इंग्लिश में परिभाषा दी थी, वो इस प्रकार थी कि पोइट्री इज एन स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ आवर पावरफुल फीलिंग्स, यानी हमारी ताकतवर भावनाओं की सहज अभिव्यक्ति या उच्छृंखलता ही जो है वो क्या है, कविता है। तो अब अगर परिभाषा की बात करें तो आप हिंदी में इस तरीके से लिख सकते हैं कि कविता मन के भावों की लयात्मक अभिव्यक्ति है। आप समझे ना, हमारे मन के भीतर जो भाव उत्पन्न होते हैं उन भावों को अगर हम लयबद्ध तरीके से निकालें, बाहर अभिव्यक्त करें, तो वो कविता बन जाती है। यह शब्दों का खेल है जहां अर्थ की परतें खुलती है। तो कविता किसका खेल है? कविता शब्दों का खेल है। कुछ चीजें इसमें ध्यान देना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, शब्द के बाद अगर किसी चीज का नंबर आता है वो है हमारी संवेदना। संवेदना का मतलब होता है हमारा भाव। हमारे हृदय में जो संवेदना उत्पन्न होती है, जो भाव उत्पन्न होता है, आपने अगर अगर कवि है तो वो कवि तो जो भाव मन में आता है उसे उसे अभिव्यक्ति देता है, तो वो कविता बन जाती है। लेकिन जो कविता प्रेमी होते हैं, जो कविता को सुनते हैं, तो कविता को सुनने से कई बार हमारा हृदय उल्लसित हो जाता है, कई बार हमारे हृदय में आवेश आ जाता है, कई बार हमारा हृदय में करुण रस से भर जाता है। तो ये सारी संवेदनाएं हैं हमारे हृदय की। तो आपको समझना है कि कविता का जन्म हृदय की संवेदना और आवेश से होता है। एक चीज इसमें आपको ध्यान देनी है वो है शब्द चयन, यानी इसमें शब्दों का चयन और क्रम गद्य से भिन्न और विशिष्ट होता है। जैसे गद्य हम लिखते हैं, निबंध आपने लिखा, आपने या फिर संस्मरण लिखा, रेखा चित्र लिखा, वो अलग चीजें हैं। लेकिन कविता में आपको ध्यान देना है कि शब्दों का चयन अलग प्रकार से और एक भिन्न तरीके से उसको यूज किया जाता है। आंतरिक लय होता है जिसे हम छंद कहते हैं। मुक्त छंद में भी एक आंतरिक संगीत जो है वो होता है। तो अगर प्रश्न, अब देखो प्रश्न क्या बनेगा, अगर प्रश्न आता है कि कविता में जो एक संगीत बनता है, नाद ध्वनि जिसे हम कहते हैं, है ना, तो वो किससे आती है? तो वो आती है छंद से। नाद ध्वनि आती है किससे आती है? छंद से आती है। इसके बाद अगर ये कहा जाए कि कविता में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है, तो होता है शब्द। ठीक है, अगर ये आ जाए कि कविता का जन्म कैसे होता है, तो हमारे हृदय के भावों से होता है। ये कुछ इस प्रकार के प्रश्न यहां से बन सकते हैं जो आपको ध्यान देना है।
नेक्स्ट देखो, चीज देखो, अगर पूछा जाए कविता के अंग या कविता के घटक क्या क्या हैं, तो कविता के जो प्रमुख घटक होते हैं उसमें सबसे पहला होता है शब्द। एक नंबर हमने ध्यान देना है कि शब्द जो है वो कविता का पहला घटक है, कविता का मूल उपादान है, यहीं से कविता की शुरुआत होती है। शब्दों के उचित चयन में ही कविता को प्रभावशाली बनाता है। दूसरा जो इसका घटक है, कविता का दूसरा जो घटक है वो होता है बिंब। बिंब क्या होता है कि शब्दों के माध्यम से चित्र उपस्थित करना। जब हम कोई कविता सुनते हैं या हम कविता जो है वो पढ़ते हैं, तो पढ़ने या सुनने से हमारे हृदय में एक चित्र बन जाता है। वो चित्र जो है वो क्या कहलाता है, वो उसका बिंब कहलाता है। तो इसका अर्थ होता है शब्दों के माध्यम से चित्र उकेरना, यह पाठक की कल्पना को सक्रिय करता है। तो कविता का दूसरा अंग हो गया बिंब। कविता का तीसरा अंग है वो है छंद। तीसरा जो अंग है वो है छंद। ये कविता को गेयता प्रदान करता है, कविता में नाद ध्वनि जो है वो उत्पन्न करता है, और कविता को अनुशासन और लय प्रदान करता है। छंद जैसे मात्रिक छंद है, वर्णिक छंद है, मुक्त छंद है, निराला मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। और इसका जो अंतिम जो या चौथा तत्व हम कह सकते हैं वो होता है भाव। भाव से क्या होता है, ये आप देख सकते हो कि भाव से व्यक्ति नाचता है, जोश आता है, आनंद का अनुभव करता है, रोता है। ये सारी चीजें भाव से उत्पन्न होती हैं। रस और अनुभूति जो पाठक के मन में संवेदना जगाती है। तो ये आपने देखा कविता से रिलेटेड बस इतनी सी चीजें आपको याद करनी है। अगर ये चीजें आपने याद कर ली तो आपका कविता से संबंधित कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। और इससे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं वो हमने पिछली वीडियो में आपको सारे के सारे बता दिए हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिलेगा, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहां पर आपको इससे रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। वहां से एक बार अभ्यास कर लेना प्रश्नों का, उससे बाहर एक भी प्रश्न आपका नहीं जाएगा। अब हम देखने वाले हैं कहानी से रिलेटेड प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं, कहानी क्या होती है, ये सारी चीजें। एक्चुअली क्या है कि जीवन की किसी घटना या संवेदना का गद्यात्मक वर्णन जो होता है वो कहानी कहलाता है। और कहानी में विशिष्ट बात यह होती है कि यह हमेशा भूतकाल में कही जाती है। कई बार यहां से प्रश्न बनता है कि कहानी कौन से काल में कही जाती है, भूतकाल में कही जाती है। इससे आगे अगर हम बढ़ते हैं तो नाटक जब आता है तो नाटक में भी यही प्रश्न पूछा जाता है। तो नाटक का ध्यान रखना कि वो वर्तमान काल में प्रस्तुत किया जाता है। वो भले आज से 50 साल पहले क्यों नहीं लिखा गया हो, 20 साल पहले क्यों नहीं लिखा गया हो, लेकिन जब उसका मंचन किया जाता है तो वो वर्तमान काल में किया जाता है। अब कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण चीजें हम देख लेते हैं। महत्वपूर्ण चीज क्या है कि अगर पूछा जाए कहानी के घटक कौन कौन से हैं या कहानी के घटक क्या है, तो जैसा कि आपके हाफिली में प्रश्न आया था ना, कविता के घटक कौन कौन से हैं, हो सकता है बोर्ड में आपके प्रश्न आ जाए कहानी के घटक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला और सबसे प्रमुख जो घटक होता है कहानी में वो होता है उसका कथानक, प्लॉट। प्लॉट का मतलब होता है एक ढांचा, एक स्ट्रक्चर। जैसे हमारी बॉडी है तो हमारी बॉडी का जो ढांचा है वो पूरा का पूरा हमारे कंकाल तंत्र जो हमारा है उस पर टिका हुआ है। तो इसी तरीके से ये उसका एक कंकाल तंत्र हम कह सकते हैं। रीढ़ की हड्डी से लेके पूरा जो हमारा कंकाल है वो उसका प्लॉट कहलाता है, वो उसका कथानक कहलाता है। और इसी कथानक के इर्द गिर्द पूरी कहानी जो है वो घूमती है। कहानी का ढांचा या इसे हम इसकी रीड कह सकते हैं, इसमें आरंभ, मध्य और अंत होता है। तो कहानी का जो कथानक होता है उसके 3 भाग होते हैं। आपको ध्यान देना है, प्रश्न बन सकता है यहां से कि इसके 3 भाग होते हैं, शुरुआत होती है, मध्य भाग होता है और एंड होता है। दूसरा इसका जो अंग है वो होता है कहानी के पात्र और चरित्र चित्रण। कहानी में जो भिन्न भिन्न पात्र हैं, 2 पात्र हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, तो वो जो पात्र हैं वो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उनके गुण और दोष कहानी को जीवंत करते हैं। कहानी का तीसरा तत्व है वो होता है संवाद। संवाद माने डायलॉग्स, जो आपस में पात्र जो है वो एक दूसरे से बोलते हैं, बातचीत करते हैं, वो डायलॉग्स होता है। जैसे इसने ये कहा, इसने ये कहा, इसने ये कहा, इसने ये कहा, ये डायलॉग है, संवाद है। पात्रों की बातचीत जो कथा को गति देती है और चरित्र को स्थापित करती है। इससे इनके डायलॉग से पता चलता है कि कौन सा चरित्र कैसा है।
नेक्स्ट, और फिर अंत में होता है कहानी का उद्देश्य, यानी उस कहानी का कोई न कोई उद्देश्य होता है, कोई न कोई शिक्षा होती है, तो वो उसका उद्देश्य कहलाता है। वह केंद्रीय बिंदु या विचार जो संदेश जिसे लेखक पाठक तक पहुंचाना चाहता है किसी कहानी के माध्यम से। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये हमारे क्या हो गए, इसके भी 4 अंग हो गए। क्या अंग हो गए? 4। सबसे पहले आएगा कथानक। कथानक जो है वो पूरा एक कहानी को समेटे रखता है और इसके 3 भाग होते हैं, शुरुआत होती है, मध्य भाग होता है, एंड होता है। उसके बाद फिर आते हैं पात्र या कैरेक्टर्स जो कहानी को गति देते हैं। इसके बाद फिर आता है इन कैरेक्टर्स के बीच का संवाद, जो संवाद आपस में ये लोग बातचीत करते हैं, उससे उस पात्र का एक चरित्र निर्माण होता है, और एंड में इसका उद्देश्य होता है। तो ऐसे क्रम से याद करना, आपको रटना नहीं है, चीजों को क्रम से आगे बढ़ेंगे। पहले कथानक, फिर पात्र, फिर पात्रों के बीच संवाद, और अंत में उसके शिक्षा, अंत में उसका उद्देश्य। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अब हम देख लेते हैं नाटक, और नाटक से रिलेटेड क्या प्रश्न बन सकते हैं। देखो किस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को कवर करते हुए जा रहे हैं, इससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। और फिर बता देता हूं कि हिंदी के अलावा हिंदी साहित्य कंपलसरी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, सारे के सारे सब्जेक्ट हम बिल्कुल इसी तरीके से, शानदार तरीके से आपको समझा रहे हैं। तो आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भेजेंगे, और हमारी लाइव क्लास ज्वाइन करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब हम बात करेंगे नाटक की। नाटक का भी इसी तरीके से हम विश्लेषण करने वाले हैं कि साहित्य की दृश्य श्रव्य विधा है। यहां से पहला प्रश्न बन सकता है कुछ, मतलब हमने जो चीजें यहां पे लिखी है वो सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो परीक्षा में आने वाली है, एक्स्ट्रा कुछ भी चीज आपको नहीं पढ़नी है। यहां से प्रश्न बन सकता है कि नाटक साहित्य की किस विधा में जाता है या किस विधा से रिलेटेड है। तो ये नाटक विधा है, खुद विधा अपने आप में ही विधा है, और साथ ही साथ ये दृश्य और श्रव्य में जाता है। जैसे कविता होती है ना, वो केवल श्रव्य है, उसे हम केवल सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं, लेकिन उसे देख तो नहीं सकते। इसी तरीके से कहानी है, कहानी को भी हम सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसे भी देख नहीं सकते। लेकिन नाटक जो होता है उसका मंचन किया जाता है, ये मंच पर इसको प्रस्तुत किया जाता है, और जब मंच पर प्रस्तुत किया जाता है तो हमें दिखाई भी देता है, इसलिए दृश्य भी हो गया, और हमें सुनाई भी देता है, इसलिए श्रव्य भी हो गया। अब देखो आगे बढ़ते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण चीज नाटक में क्या होती है उसको हम देखने वाले हैं। तो यहां पर भी आपको 4 चीजों पर ध्यान देना है। सबसे पहली बात यह है कि नाटक जो है वो वर्तमान काल में घटित होता है। जब उसका मंचन किया जाता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे सब कुछ अभी हो रहा है। आपने स्कूल में छोटे मोटे कार्यक्रमों पर जो छोटे मोटे नाटक प्रस्तुत किए जाते हैं, तो उस समय यही होता है ना कि जो अभी चल रहा है उसी को हम देख रहे हैं जैसे कि। तो हमेशा ध्यान रखना कि इसका काल होता है वो वर्तमान काल होता है। जैसे कहानी में हमने देखा था भूतकाल होता है। नाटक हमेशा वर्तमान काल में घटित होता है, चाहे कथानक इतिहास का ही क्यों नहीं हो, भले कोई पौराणिक आपने घटनाक्रम को ही प्रस्तुत क्यों नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी जो प्रस्तुत होगा वो वर्तमान काल के हिसाब से प्रस्तुत होगा। दूसरी चीज जो महत्वपूर्ण चीज होती है इसमें वो होता है समय का बंधन। ये प्रश्न आपके पूछा जाएगा कि कौन सी विधा में समय का बंधन जो है वो एक मुख्य घटक होता है, मुख्य तत्व होता है, तो वो होता है नाटक में। क्यों? क्योंकि नाटक को एक निश्चित समय सीमा में पूरा होना होता है। इसे ऐसा नहीं कर सकते कि नाटक चल रहा है तो आधा भाग आज हो गया, आधा 5-10 दिन बाद होगा, ऐसे नहीं। एक निश्चित समय सीमा में उसे पूरा करना होता है। फिर इसमें होता है द्वंद्व, कॉन्फ्लिक्ट होता है, और यही नाटक को आगे ले जाता है। बिना द्वंद्व या संघर्ष के नाटक संभव नहीं है। यही नाटक को गति देता है, यही नाटक को आगे ले जाने का काम करता है। और चौथा जो इसका अंग होता है वो होता है रंगमंचीयता, यानी एक मंच होता है जहां पे इसका प्रदर्शन होता है। बिना मंच के नाटक जो है वो प्रस्तुत कहां किया जाएगा। तो नाटक केवल पढ़ने के लिए नहीं बल्कि मंच पर प्रस्तुत करने के लिए लिखा जाता है। इसलिए किसी भी नाटक की प्रस्तुति में मंच का होना भी आवश्यक है, उस नाटक में द्वंद्व भी होना आवश्यक है, साथ ही साथ समय का बंधन भी जरूरी है, यानी समय का ध्यान रखना पड़ता है उसमें, और वर्तमान काल में नाटक प्रस्तुत किया जाता है। ये हमने नाटक विधा की जो विशिष्टता थी, इसकी जो विशेषताएं थी वो हमने देखी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बिल्कुल सिंपल, बहुत बिल्कुल शॉर्ट में मैं बता देता हूं। वो क्या है कि पहले तो विधा देखिए, क्या विधा है। अगर कहानी विधा की बात करें तो ये या श्रव्य या पठनीय में जाती है, मतलब इसे हम सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं। और जो नाटक है वो दृश्य और श्रव्य, इसे देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। काल की बात करें तो कहानी जो है वो अक्सर भूतकाल में सुनाई जाती है। जैसे एक राजा था
है ना, वो एक दिन वो जंगल में गया, तो ये सब भूतकाल हो गया। और नाटक जो है वो हमेशा वर्तमान काल में घटित होता है। मंच की बात करें, इसमें मंच की आवश्यकता नहीं होती है कहानी में, लेकिन नाटक में मंचन जो है वो अनिवार्य अंग है। और संवाद विवरणात्मक हो सकता है और संवाद ही मुख्य आधार है। देखो एक और चीज यहाँ पे ध्यान देनी है कि जैसे हमने देखा था कि कविता में शब्द सबसे जरूरी है, उसी तरीके से कहानी में कथानक सबसे जरूरी है, और उसी तरीके से अगर नाटक में पूछा जाए तो संवाद सबसे जरूरी है। संवाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है नाटक में। ठीक है, तो अभी तक हमने देखो कि इस तरीके से सारी चीजें हमने देख ली है कि भाई एक कविता है, उसके बाद फिर कहानी है, और उसके बाद फिर हमारा क्या है, नाटक है। तो ये सारी चीजें हम देख चुके हैं कंप्लीटली। और ये क्लास आपको कैसी लगी मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इसी तरीके से हम लगातार आगे बढ़ते रहेंगे एक एक टॉपिक को कवर करते हुए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।